इस वक्त ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:32 हुए हैं, यानी आफ्टरनून के। वाशिंगटन में भी यही टाइम है, टोरंटो में भी यही टाइम है, न्यूयॉर्क में भी यही टाइम है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:32 PM। और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है इस वक्त अमेरिकन्स को कि जो भी कल हेयरिंग हुई है, स्पेशली बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट नाम, तुलसी गबार्ड, कैश पाटिल और रॉबर्ट कैनेडी की, वो क्या उसका आउटकम आएगा, क्योंकि किसी वक्त भी आ जाना चाहिए। पहले तो ख़बर ये थी कि शायद 12 PM यानी नून टाइम के अराउंड वोट काउंट होने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत टफ इनकी कंफर्मेशन है, क्योंकि लगता नहीं कि डेमोक्रेट के किसी लॉ मेकर की तरफ से इनके लिए वोट जाएगा। और इस सिचुएशन में ऑफ कोर्स ये तीनों लोग फिर इंटायरली डिपेंड करते हैं रिपब्लिकन लॉ मेकर्स के वोट से, और वो बहुत थिन मार्जिन के साथ मेजॉरिटी में है। और उन्होंने भी, उनमें से भी कुछ लॉ मेकर ने ग्रिल किया था इन तीनों कैंडिडेट को, कैश पैटेल को भी, तुलसी गबार्ड को भी और रॉबर्ट कैनेडी जूनियर को भी। और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरे हिसाब से ख़ास तौर पर तुलसी गबार्ड एक बहुत ही प्रोफेशनल, एक बहुत ही डिसेंट खातून है, और उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने पास में जो सच बोले हुए हैं वो उनके आड़े आ रहे हैं। तो कैश पाटिल अपनी जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और वेट कर रहे हैं कि कंफर्मेशन हो जाए। अगर इनकी भी कंफर्मेशन हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक तरह से रिलीफ होगा कि उनके हैंड पिक लोग, उनके बहुत करीबी लोग उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में की रोल अदा करेंगे। क्योंकि कैश पटेल, तुलसी गबार्ड दोनों इनफैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट के मामलात में, इंटेलिजेंस के मामलात में बहुत करीबी किरदार अदा करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और मेक अमेरिका हेल्दी अगेन का नारा रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने लगाया है। अब वो हो पाते हैं या नहीं हो पाते कंफर्म, कुछ कह नहीं सकते। बहुत ही टफ सिचुएशन है। अब तक की सिचुएशन के मुताबिक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी कंफर्मेशन आ जाएगी। अब सवाल ये है कि एट द मोमेंट जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इनकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। इस वक्त मैं आपके साथ लाइव हूँ, लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन है। अगर इस दौरान किसी वक्त भी कंफर्मेशन उनकी आ जाए तो मैं अपने व्यूअर्स को इनकरेज करूंगा कि वो हमें कंफर्म कर दें। हम भी अपने तरफ से अपने आप को अपडेट रखे हुए हैं। हो सकता है शाम तक खबर आ जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर ये कंफर्म हो गए, जैसा कि लगता है कि इनको हो जाना चाहिए, बहुत ही टाइट मार्जिन होगा जिसके साथ अगर ये कंफर्म हुए तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी। लेकिन अगर किसी वजह से ये तीनों या इनमें से कोई एक ड्रॉप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई मुश्किलात हैं, वो किसी और को आगे कर देंगे और अल्टीमेटली किसी न किसी को तो कंफर्म होना है। मगर ये पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसी गबार्ड डायरेक्टर इंटेलिजेंस के तौर पर अगर वो कंफर्म हो गई तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। और FBI तो खैर पूरी दुनिया जानती है, हालांकि ये अमेरिका का लॉ इन्फोर्समेंट का इदारा है, मगर इसकी जो दहशत है पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ये सिचुएशन है। इसके साथ साथ एक और ज़िमनी खबर भी है, वो है हमारे कनाडा और अमेरिका के तल्लुकात के हवाले से। लग ये रहा है, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की ये एक रिपोर्ट आई है कि टैरिफ्स का ऐलान हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कल यानी 1 फरवरी को कर दें, मगर टैरिफ इम्पोज नहीं होंगे। उसके लिए 1 महीने का टाइम और मिल रहा है कनाडा के लिए। कनाडा को शायद ये कहा जाए कि वो जो इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, जो यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट जाते हैं
उनका क्या स्टेटस है, कैसे कनाडा रोकेगा, क्या कनाडा उसके लिए करता है, और जो ड्रग यहाँ से जाती हैं उसके लिए कनाडा क्या करता है। कनाडा ऑलरेडी इन दोनों चीज़ों पे कुछ ना कुछ अमल कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पर मैक्सिको को और कनाडा का कहा था कि भाई अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे फिर मैं टैरिफ तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो टैरिफ की अनाउंसमेंट रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक शायद कल यानी 1 फरवरी को हो जाएगी, और शायद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 मार्च तक जाए, जो कनाडा के लिए एक बिग रिलीफ है। और हमें वो रिलीफ चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी इकॉनमी ख़राब हो, हम नहीं चाहते कि हमारे तल्लुकात ख़राब हों किसी भी लेवल पे अपने बहुत ही फ्रेंडली देश और अपने नेबर अमेरिका के साथ। बातचीत लाइव आपके साथ हो रही है, क्वेश्चंस हमें आना शुरू हो गए हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता है। और इंटरैक्टिव डिस्कशन ये इस वीक में मेरी तीसरी आपके साथ है। मेरी कोशिश है कि वीक में 2 से 3 इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन आपके साथ हो, क्योंकि इस वक्त हम एक बहुत ही डायनामिक ज़माने में हैं जहाँ पे बहुत नई तब्दीलियाँ हो रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से सेट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि टैग टीवी की तरफ से मैं आपके साथ इंटरैक्टिव डिस्कशंस करूं, आपके क्वेश्चंस भी आए हमें, हम उनको भी एड्रेस करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को भी आप फैलाया करें। इसके अलावा मेरा जो पर्सनल चैनल है ताहिर गोरा के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट इस हवाले से सबसे ज़्यादा चाहिए। हमारे जो वर्ड्स हैं उनको आप फैलाइए। अभी आपने कल बहुत अच्छा पॉडकास्ट मेरा और दर्शन महाराजा जी का देखा। इसी तरह के पॉडकास्ट हर हफ्ते आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट वीक का जो पॉडकास्ट है उसमें दर्शन महाराजा जी भी मेरे साथ होंगे, गौरव शर्मा होंगे, और उसके साथ साथ बलदेव अधूरे होंगे। हम एक बहुत डिफरेंट स्टाइल के साथ ये बातें कर रहे हैं। अगर जिन्होंने भी कल का वो पॉडकास्ट देखा है उनको आइडिया हुआ होगा कि उसमें हमने कितनी इम्पॉर्टेंट बातें की हैं, जो बातें आपको बहुत कम सुनने को मिलती हैं। एनालिसिस, देखिए आज की दुनिया में न्यूज़ मैटर नहीं करते। न्यूज़ तो 1 मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। व्हाट मैटर्स व्यूज़। हम कौन सा मीडिया आउटलेट, कौन सा जर्नलिस्ट, कौन सा ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है, कितनी उसमें जान है, कितना उसमें उसका वेट है, कितनी उसमें रैशनैलिटी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आपको ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिव एनालिसिस, एक्सक्लूसिव रैशनैलिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म आपको हमारे पॉडकास्ट में, मेरे व्लॉग्स में, टैग टीवी के बाकी शोज़ में आपको नज़र आएंगी। इसको आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मीडिया जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उस पे हमारे शोज़ को आप पोस्ट कीजिए। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हमारे इन्हीं 2 चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं और हम वेट भी साथ साथ कर रहे हैं कि अमेरिका से क्या खबर आती है। अभी ये जो हम 35-40 मिनट आपसे बातचीत करेंगे, इस बातचीत के दौरान क्या कोई कंफर्मेशन की खबर आती है तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हम भी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अगर नहीं भी आती तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम तक आ जाएगी। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एजेंडा है इसको कैश पाटिल, तुलसी गबार्ड और रॉबर्ट जूनियर जो हैं, ये और भी जो अभी तक लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं, मार्को रूबियो जो हैं वो इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। यूएस स्टेट सेक्रेटरी रूबियो, मार्को माफ़ कीजिएगा, ये वो तो खैर बहुत ही सॉलिड पिक है और उनको तो किसी किस्म की रेजिस्टेंस भी नहीं मिली थी। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी कैबिनेट है वो फॉर्म हो रही है। होपफुली इन नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगी। मगर आज की जो कंफर्मेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत की इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऊपर ये लोग अपना काम करेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाते हैं तो क्वेश्चंस, अभी मैंने देखा था एक पॉप इन हुआ था नदीम कियानी साहब का,
वुड दीज बी कंफर्म्ड? बड़ा ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी का तो हम वेट कर रहे हैं नदीम साहब कि क्या ये कंफर्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मेरा ये ओपिनियन है कि इनके चांसेस तो हैं मगर स्लिम चांसेस हैं। मतलब हम कह नहीं सकते कि ये 100% कंफर्म हो जाएंगे, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि तीनों के तीनों स्लिम चांसेस के साथ कंफर्म हो जाएंगे। अगर तीनों नहीं तो दो तो हो ही जाएंगे। अब वो कौन दो हैं? मुझे लगता है कैश पटेल और तुलसी गबार्ड, और हो सकता है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर भी हो जाए। ये एक मुश्किल इस वक्त मरहला है, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी पीछे, अगर ना भी इनमें से कोई हुआ कंफर्म या कोई ड्रॉप हो गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड तो है नहीं। वो किसी और अपने करीबी साथी को, ट्रस्टवर्दी साथी को आगे कर देंगे और उनकी कंफर्मेशन बहरहाल हो जाएगी। कंफर्म तो अल्टीमेटली वही होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप का हैंड पिक बंदा होगा या बंदी होगी। तो ये है सिचुएशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त, और हम वेट कर रहे हैं उनकी कंफर्मेशन का भी। क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी आ रहे हैं और आपके फर्दर क्वेश्चंस का भी हम वेट कर रहे हैं। और थोड़ी सी बातचीत मैं इस हवाले से भी करना चाहूँगा कि अमेरिका में अभी अभी जो एक अफसोसनाक मिड एयर कोलिजन, एक एक्सीडेंट हुआ, एक मिलिट्री का जहाज़ था, हेलीकॉप्टर था, वो एक मुसाफिरों के जहाज़ के साथ टकराया और अब तक की इतलात के मुताबिक कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बचा। ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। और उस जहाज़ में जो मुसाफिर जहाज़ था, जो अमेरिका की एक स्टेट से वाशिंगटन डीसी आ रहा था, उसमें बहुत अच्छे यंग खिलाड़ी भी थे, जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन एंड गर्ल्स थे। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी जब मैं पिक्चर्स देखी, जब उनका मैंने प्रोफाइल देखा। हादसे में कोई भी मरे, चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ उसका हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, दुख तो होता है। मगर इस तरह के इतने एक्सपर्ट लोग, क्योंकि वो एक टीम के लोग जा रहे थे उसमें, उस जहाज़ में, तो वो भी बड़े अफसोस की बात है। हम उस पर भी अपनी कंडोलेंसेस शेयर करते हैं और दुख का इजहार करते हैं। तो अभी तक की कंफर्मेशन की कोई ख़बर हमें नहीं आ रही, मगर ये बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो इस वक्त की सरकार जा रही है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो दुनिया में बहुत उथल पुथल ला रही है। मिडल ईस्ट के इश्यूज चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें यूक्रेन को काफ़ी इस वक्त पसपाई हो रही है। वो पसपाई जो है वो बड़ी नेचुरल है, ना तो मैन फोर्स है उनके पास, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी उनको पैसे दे दे के थक चुकी है। इसका भी कोई हल निकलना चाहिए। सदर ट्रंप इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर टेलीविज़न पे जो कन्वेंशनल लेफ़्ट के लोग हैं, जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। वो ये कहते हैं कि हमें रूस को हर सूरत हराना है। भाई, आप नहीं हरा सकते। मैं ये नहीं कहता कि रूस कोई बहुत ही सुपर पावर है, मगर रूस बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट पावर है। आप उनके सिस्टम को नहीं मानते, मगर इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इस जंग के नतीजा में लाखों लोग दोनों तरफ मर रहे हैं और बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ज़ाया हो रहे हैं। और किस बिना पे? जब मैं लेफ्टिस्टों की बात सुनता हूं तो मुझे दुख होता है। आज से 40-50 साल पहले के जब लेफ्टिस्ट होते थे, तब मैं भी उनके साथ आवाज़ मिलाता था, तो तब वो तो जंग ना करने की बात करते थे। आज का ये कौन सा लेफ्ट है जो कहता है हमने जंग करनी है, और जंग भी वो करनी है जिसके नतीजे में लोग मरेंगे और उसका हासिल उसूल कुछ नहीं होना। इसीलिए तुलसी गबार्ड को इतना ज़्यादा ग्रिल किया गया। जो कल उनकी टेस्टिमनी हुई उसमें रूस के हवाले से उनसे कहा गया कि भाई आप क्या, हत्ता कि एक रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि क्या आप रूस की एक तरह से पपेट तो नहीं बनेगी। अगरचे तुलसी गबार्ड ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया था कि मेरे बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं पुतिन की पपेट हूँ या मोदी की पपेट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पपेट उनकी नहीं बन सकी जो मेरे ओपोनेंट हैं।
मैं किसी की पपेट नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। उनके तुलसी गबार्ड का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक सीरियस प्रोफेशनल खातून है, अमेरिकन आर्मी में सर्व किया है उन्होंने। उन्होंने बहुत वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया है, वो आउटस्पोकन रही हैं। तो वो भी इस मसला पे उन्होंने जो आवाज़ उठाई है पास में रूस यूक्रेन के सिलसिला में, उस पर बहुत उनको ग्रिल करने की कोशिश की गई। अगर वो कंफर्म होती हैं तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सदर ट्रंप के एजेंडा को आगे लेके जाएंगी। पीस, वर्ल्ड पीस के लिए वो काम करेंगी। वो वाकई वर्ल्ड पीस के लिए काम करना चाहती हैं, बोलती रही हैं। उनको किसी बड़ी पोजीशन की ज़रूरत है। अगर ये पोजीशन उनको मिल जाती है तो ये एक ना सिर्फ अमेरिका के लिए मेरे एतबार से एक ब्लेसिंग है, ऑनेस्टली ये वर्ल्ड वाइड ब्लेसिंग होगी, क्योंकि वो सदर ट्रंप के जो पीस का जो उनका एक एजेंडा है उसको वो आगे लेके चलेंगी। आज की लाइव कन्वर्सेशन हम कर ही इस हवाले से रहे हैं कि अगर ये लोग कंफर्म हो जाते हैं और तो क्या सदर ट्रंप के ये एजेंडा को आगे स्टीयर करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। अब हम दुआ करते हैं कि ये लोग बड़े ही डायनामिक हैं, कैश पाटिल भी और तुलसी गबार्ड भी। ये लोग बहुत क्लियर माइंडेड हैं, प्रोफेशनल हैं। आई होप कि हमें उनके कंफर्म होने की खबर आ जाएगी और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं आगे चलते हुए। उमर मुगल जी का है, हेलो सर, हाउ डू यू व्यू द इमरजेंस ऑफ डीप सीक? जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जुड़ा हुआ है। देखिए डीप सीक एक जो चैट की है एप्लीकेशन वो है, मैंने भी डाउनलोड की हुई है बाय द वे। मैं उस पर कभी कभी कोई क्वेश्चन डाल देता हूँ, जैसे ही क्वेश्चन डालता हूँ तो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो एक लंबी सी लिस्ट निकल आती है। और तो डीप सीक जो है चाइना ने इसको लॉन्च किया बहुत ही थोड़े बजट से, $6 मिलियन के बजट से। इससे आपको पता है, सबको पता है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक वो नीचे गिरी। अब वो उसको बहरहाल पिक करना है, लेकिन डीप सी के कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न्स हैं सबके। अब जो चैट जीबी वाले लोग हैं वो तो जाहिर है इस पे तनकीद करेंगे, वो इस पे डाटा की भी बात करेंगे, लेकिन अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कितना अपने ओपोनेंट्स को रोक सकेंगे? टिकटॉक पे पाबंदी लगाई, भारत में भी लगी हुई है। भारत ने तो अपने वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज में लगाई हुई है, चाइना को एक मैसेज देने के लिए कि भाई टिकटॉक आपका इम्पॉर्टेंट ऐप है जिससे आपके पैसे बनते हैं, आप डाटा भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन आप चूँकि हमारे साथ ठीक से नहीं चलते इसलिए हमने बैन कर दी। चलिए इंडिया और चाइना के इश्यूज तो समझ आते हैं। अमेरिका में पहले सदर ट्रंप ने उसको डिसलाइक किया था, लेकिन अब उन्होंने लाइक किया क्योंकि इलेक्शन में उनको बहुत हेल्प मिली इससे। अब उन्होंने इसको कुछ हफ्तों के लिए और रिस्टोर कर दिया है। अब ये देख रहे हैं कि क्या टिकटॉक किसी अमेरिकन कंपनी को शेयर देने के लिए या मुकम्मल तौर पर अमेरिकन हाथों में आने को तैयार है या नहीं है। तो टिकटॉक की बात मैंने इसलिए की कि डीप सीक भी एक चाइनीज़ ऐप है। अब इस पे तो अभी ये 3-4 रोज़ पहले ही ये लॉन्च हुई और स्टॉक मार्केट पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा सदर ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में जिक्र किया। और इसमें काफ़ी सैम एल्टन और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन के लोग हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं। तो हम एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब इस डिफरेंट वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा बड़ा वेपन अब ये इंटरनेट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो हाई टेक है इनका बन चुका हुआ है। बातचीत हम आपके साथ कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस को मैक्सिमम हम एड्रेस करें। अब तक की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मैंने उस पर अपना पूरा थीसिस आपके साथ शेयर कर दिया कि कंफर्मेशन किस लेवल पे होती है, या अगर कोई ड्रॉप भी होता है तो भी सदर ट्रंप का, प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा तो आगे जाएगा ही। क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, हमारे दोस्त भी हमसे जुड़े हुए हैं। अब एयू एंटरटेनमेंट वाले हमसे पूछते हैं
Anirudh here. Do you think Trump's threat to make Canada 51st state is a blank threat to negotiate better trade deal, or is it a real threat? नहीं नहीं, बिल्कुल ये रियल थ्रेट नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप भी इस बात को जानते हैं और हम कैनेडियंस भी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ये रियल थ्रेट नहीं है। हम इतने वीक नहीं हैं और ना ही हम कोई हॉस्टाइल हैं टुवर्ड्स अमेरिकन्स, ना ऐसा होने वाला है। मैं एज अ कैनेडियन सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, एज एन एनालिस्ट ये बात भी कर रहा हूँ। तो खैर वो तो होने वाला नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्या सदर ट्रंप जो ये बातें कर रहे हैं, क्या वो डील बनाने के लिए कर रहे हैं या वो क्या चाहते हैं? तो सदर ट्रंप जो ये बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत ब्लंट है और वो खुश नहीं थे। उनका ये ख्याल था कि कनाडा से इलीगल इमिग्रेंट्स भी जा रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ड्रग्स भी यहाँ से जा रही थी, उतनी नहीं जितनी ऑफ कोर्स मैक्सिको से आ रही है, मगर जा रही थी। तो उनका ये ख्याल था कि वो कनाडा को टाइट करें। अब वो कनाडा वाकई टाइट हुआ है जब से उन्होंने थ्रेट किया है, ठीक ठाक टाइट हुआ है और कनाडा ने अब सीरियसनेस दिखाई है। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर्स को भी, जो हज़ारों मील लंबा बॉर्डर है कनाडा और यूएसए का, हम कैनेडियंस के लिए तो एक ही बॉर्डर है जो यूएसए का बॉर्डर है, तो अमेरिका के लिए तो और भी बॉर्डर्स हैं, उधर मैक्सिको का है, इधर कनाडा का है। तो अब हम इसमें सीरियस हुए हैं। अब जैसा कि मैंने पीछे कहा, जो खबरें आ रही हैं कि कल सदर ट्रंप टैरिफ का ऐलान कर देंगे मोस्ट लाइकली, और लेकिन वो कहेंगे कि इम्प्लीमेंट इसका होगा 1 मार्च को, और वो एक तरह से टाइम देंगे कि 1 मार्च तक कनाडा और इन इश्यूज़ को फिक्स करे। ये अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर आई है, मुझे ये पसंद आई है और अमेरिकन को भी पसंद होनी चाहिए, हम कैनेडियंस को भी पसंद होनी चाहिए। और आई विश कि ऐसा ही हो डाउन द रोड। कनाडा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम कैनेडियन पूरी करें, मतलब कैनेडियन से मेरी मुराद है हमारी सरकार, हमारे प्रोविंसेस, और जो फिर उसके बाद अमेरिका कन्विंस हो तो हमारे कनाडा के ऊपर, कैनेडियंस के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगने चाहिए। हमारी बहुत साझेदारी है। फिर इतना ज़्यादा जो हमारा तेल है, 80% ऑफ कैनेडियन जो गैस एंड ऑयल है वो तो हम अमेरिका को बेचते हैं, तो अमेरिका को भी वो चाहिए और हमें भी एक बहुत ही रिलायबल बाहर चाहिए, जो ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। फिर हमारा कल्चर एक है, हमारा बॉर्डर साथ है, हम बहुत ही यानी बहुत ही करीबी साथी हैं। तो बस वो जो उनका 51st स्टेट वाला एक तरह से थ्रेट था, या एक तरह से जो उन्होंने मैं तो कहूँगा टीज़ किया, वो 51st स्टेट वाली बात तो नहीं है, लेकिन टैरिफ का जो थ्रेट है उसने काम किया है। इसलिए कि जाहिर है उस थ्रेट के बगैर कोई भी देश नहीं अपने आप को सुधारता। और कनाडा के कुछ इश्यूज थे जो इस जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने क्रिएट किए हुए थे, वही इलीगल माइग्रेंट्स के और बॉर्डर को फुली सिक्योर ना करना, अब वो कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि कैनेडियन पॉलिटिकल सरकार से ज़्यादा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसियां हैं वो इफेक्टिवली आगे आ रही हैं। मैं उन पे ट्रस्ट करता हूं, मैं इस पॉलिटिकल सरकार पे तो ट्रस्ट नहीं करता। तो इस तरह ये चीज़ें काम कर रही हैं। क्वेश्चन हमें अच्छे खासे आ रहे हैं, कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो रही। हम देखते हैं, दीप्ति शाह जी ने एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है। उन्होंने कहा व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ तुलसीज टेस्टिमनी इन योर ओपिनियन। ये अच्छा एक क्वेश्चन है। मेरी ओपिनियन में उन्होंने अपना जो शुरू का मेरा ख्याल 10 मिनट का एक जो स्पीच की थी, इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑलमोस्ट 10 मिनट की, उसमें उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कई स्टीरियोटाइप हैं। फिर उन्होंने अपने हिंदू होने के बारे में गर्व से कहा। उन्होंने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मेरे इस हिंदू होने के हवाले से भी ऑब्जेक्शंस आती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है कि मेरा हिंदू होने का क्या कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये कहा। जब मैं ये उनकी बात सुन रहा था उनकी टेस्टिमनी में, तो मैं ये सोचने लगा कि हमारे जो भारत के बड़े बड़े हिंदू हैं जो थोड़े से लेफ़्ट के हो जाते हैं या बड़ी पोस्टों पे जाना चाहते हैं, वो फिर अपने आप को हिंदू कहलवाने से एक तरह से ना एवॉइड करते हैं। लेकिन इस अजीम बहादुर खातून ने, जो अमेरिकन है, जो वाइट कॉकेशियन अमेरिकन है, जिसने हिंदुइज़्म को चॉइस के तौर पर लिया है,
कोई उसमें बॉर्न नहीं हुई थी। उसने प्राउडली अपने आप को हिंदू कहा। तो ये है मेरे नज़दीक इनका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट। मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस पे फ़ख्र है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो क्रिएटर है, जो गॉड है, और ऑफ कोर्स वो ऑफ कोर्स के ना क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से, वो बिब्लिकल आइडियोलॉजी से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में गॉड का कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। हमारे जो ट्रू सनातनी लोग हैं उनको कोई क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी भी धर्म से इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ पीस चाहते हैं और अपना एक नेचुरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स रखना चाहते हैं। तुलसी गबार्ड भी ऐसी ही एक अच्छी और बहादुर औरत है। उन्होंने ये कहा कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने सारे उनकी आइडियोलॉजी उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल है। तो पता चलता है कि उनकी फैमिली जो है कितनी स्मूथ है अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ। तो ये है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिनकी बिना पे मैं ये समझता हूँ कि मुझे फील हुआ कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था मेरी ओपिनियन में जो उन्होंने कल कहा। तो अभी तक कोई कंफर्मेशन की खबर नहीं आई। अगर आपको मिली है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे लगता है लेट आफ्टरनून या इवनिंग तक ऐसी कोई खबर आएगी। तो अब हम वेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस और भी हैं तो क्वेश्चंस को लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमीद करीम साहब का एक क्वेश्चन है, विल कैश मेक अ चेंज इन FBI? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमीद साहब। जो कैश पाटिल हैं वो बहुत ही लाइक आदमी है। उनकी बातें आप सुने तो वो क्लियर थॉट रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से FBI को समझते हैं। उन पे जो ग्रिलिंग उनकी की गई कल टेस्टिमनी में वो ये थी कि कुछ उन्होंने जनवरी 6, 2021 का जो वाक़या था जिसको इंसरेक्शन कहा जाता है कैपिटल हिल, जिसके अब बहुत सारे लोग सदर ट्रंप ने पार्डन कर दिए हैं, और उस पे कुछ उनके कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स थे, उस पे उनको किया गया। और फिर ये कहा गया कि क्या आप FBI को सदर ट्रंप जिस तरह चाहेंगे उस तरफ लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करूँगा। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप इस वक्त हमारे सदर हैं, उनकी बातें बहुत मैटर करती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है मैं उसी तरह अपने इदारे को चलाऊँगा इफ़ आई गेट कन्फर्म्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि वो चेंज इन मानों में तो नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने पास में देखा FBI पर ये इल्ज़ाम था सदर ट्रंप का कि वो पॉलिटिकल विच हंट कर रहे हैं। किसी हद तक वो ठीक भी नज़र आता है, जिस तरह 8 सालों में हुआ, इवन जब वो पहली बार प्रेसिडेंट थे और फिर उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो इस पूरे अरसा में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल वो जो हंच वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पॉजिटिव चेंज तो ज़रूर होगी, मगर कोई ऐसी चेंज वो नहीं करेंगे, ना करनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ख़िलाफ़ जाती हो, और वो करेंगे भी नहीं अगर वो कंफर्म होते हैं। तो एनी हाउ हम अच्छी खासी बातें कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपके लेंगे ताकि हम आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में आपके साथ जुड़े रहें। अमित भाई का एक क्वेश्चन है, वुड देयर सिलेक्शन मेक अ डिफरेंस टू, क्या उनकी थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, क्या उनकी सिलेक्शन मेक अ डिफरेंस टू इंडिया USA रिलेशंस। जो मैं समझ सका हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कैश पाटिल की और तुलसी गबार्ड की अगर सिलेक्शन हो जाती है, यानी कंफर्मेशन हो जाती है, तो क्या वो कोई डिफरेंस क्रिएट करेगी इंडिया US के रिलेशन में? हाँ, इससे फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पर तुलसी गबार्ड अगर कंफर्म होती है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस के जो इश्यूज़ हैं वो उनको देखेंगी। क्योंकि US के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो पूरी दुनिया को सुपरवाइज करते हैं, पूरी दुनिया के साथ काम करते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं और मैस भी करते हैं बाय द वे। तो वो चूँकि उसकी डायरेक्टर होंगी, इसको देख रही होंगी, तो वो तुलसी गबार्ड बहुत प्रोफेशनल है। वो उनका कोई ख़ास तो नहीं होगा कि इंडिया
को कोई वो फेवर कर रही होंगी, मगर वो ये बात समझती हैं, मेरा ये ख्याल है वो ये बात समझती हैं कि इंडिया इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात सिर्फ वही नहीं, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, इंडो पैसिफिक इश्यूज़ में भी, चाइना के मसले पे भी। और फिर इंडिया ने कभी किसी किस्म का कोई एक्सट्रीम कोई नैरेटिव तो लिया नहीं दुनिया में, तो इंडिया कभी भी रडार पे नहीं है, तो मतलब नेगेटिव मीन्स में। तो इस हवाले से वो इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ऑलरेडी मौजूद है, जो बाय द वे सदर बाइडन की भी थी, वो उसको 2 स्टेप आगे लेकर चलेंगी, क्योंकि आगे उनके बड़ा जो इशू है वो चाइना का होगा, इंडो पैसिफिक का होगा। तो जब अगर वो कंफर्म हो जाती हैं तो वो इन चीज़ों को सुपरवाइज करेंगी, आगे लेके चलेंगी। तो इससे ऑफ कोर्स रिलेशनशिप और टाइडी होंगे और बेहतर होंगे और करीब होंगे। एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं और फिर उसके बाद हम सब वेट करेंगे कि कंफर्मेशन कब आती है। लेकिन जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ अभी तक कंफर्मेशन उनकी नहीं आई, मगर कंफर्मेशन आने के बहुत चांसेस हैं। अगर कंफर्मेशन मेरे को थोड़ा बहुत फ़र्क भी आया तो अमेरिका का एजेंडा इस वक्त दुनिया के लिए यही चलेगा, अगर ये कंफर्म होते हैं साथी, और अगर इनमें से कोई ड्रॉप भी होता है। तो 12 क्वेश्चन मैं लेता हूँ। AU एंटरटेनमेंट का एक और क्वेश्चन आया है। वन मोर follow-up question. Is Greenland acquisition threat real, or is it some strategic game plan to keep Europe on edge? नहीं, मैं ये तो नहीं समझता कि यूरोप को वो जो है कोई थ्रेट जा रही है। कनाडा के हवाले से जैसे वो टैरिफ की थ्रेट थी, तो वो थ्रेट नहीं है, वो ऐलान कर देंगे कल तक, और वो एक तरह से टाइम देंगे कि भाई कनाडा अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करे, फिर शायद थ्रेट ना लगे और लगनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए, ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत ये इंटेंशन रखती है कि भाई हमें ये अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए तो वाई नॉट, चूँकि ये हमारे करीब है। बाय द वे ग्रीनलैंड कनाडा के भी बहुत करीब है। अटलांटिक सी में जो ये बड़ा सा एक आइलैंड है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, ये देश नहीं, ये ऑटोनोमस देश है जिसको डेनमार्क अल्टीमेटली रूल करता है। ये कनाडा के भी करीब है और USA के भी करीब है। तो USA बहरहाल पावरफुल है, कभी कनाडा तो ये बात नहीं कर सकता कि भाई हमें दे दीजिए इसका चार्ज। अब डेनमार्क जो है वो भी ऊपर से नॉर्थ से आके इसको कर सकता है, करता भी है, इसके साथ उसका ताल्लुक वास्ता भी है, मगर ये एक यूरोपियन टेरिटरी है। ग्रीनलैंड, डेनमार्क यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। तो अमेरिका, यूरोप, कनाडा हमेशा एक साथ चले हैं, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कोई इश्यूज़ भी नहीं है इन देशों के। तो इसको वो यूरोप को कोई वो थ्रेट नहीं दे रहे। यूरोप को तो वो वैसे प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह से जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उठ जाओ, नाटो में अपना हिस्सा बढ़ाओ। फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीनलैंड के बारे में सोचती है कि अगर ये उनके सुपरविजन में आ जाए, उनके पास आ जाए, तो शायद ये अच्छा हो। उसके बारे में वो ऐसा ही सोचते हैं। कनाडा के बारे में उनको पता है कि ये उनके पास आने वाला नहीं है, ना उनकी कोई ख्वाहिश है। इतना बड़ा देश है कनाडा, इसको तो वो अमेरिकन अपने देश को ही वो हैंडल कर लें तो बड़ी बात है। कनाडा ज्योग्राफिकली बिगर देन अमेरिका है, थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा ज्योग्राफी है, इवन अमेरिका से भी ज़्यादा। हम दुनिया का दूसरा बड़ा देश है अपनी ज्योग्राफी के एतबार से आफ्टर रशिया। तो कैसे, मतलब एक तो हम कभी जाना भी नहीं चाहेंगे अमेरिकन गोद में, और फर्ज कीजिए अमेरिका कैसे हमें कंट्रोल कर सकता है, कर भी नहीं सकता। खैर, इसलिए ये बात तो छोड़िए। लेकिन ग्रीनलैंड को मतलब थ्रेट नहीं है, ये डिज़ायर है। कनाडा के लिए डिज़ायर भी नहीं है, ये ऐसे ही एक जोक है ज़रा कनाडा पे प्रेशर डालने के लिए। ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकन डिज़ायर है। अगर ये एमिकेबली चले कहीं किसी जगह पे चल के कि अमेरिका का भी इसमें अमल दखल हो, डेनमार्क का भी रहे, तो शायद ये कहीं पे मैटर इस तरह सॉल्व हो जाए। मैं इसको सॉल्व नहीं समझता हूँ होना, बिकॉज ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
ये सिर्फ डिज़ायर की हद तक है। अमेरिकन अपना कोई रोल देना चाहते हैं। सिर्फ ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं है, जो मैं समझ सका हूँ ये अमेरिकन डिज़ायर में है कि वाई नॉट अगर हम इसमें करें, क्योंकि फ्यूचर के जो स्ट्रेटजिक जो थ्रेट्स हैं इन टर्म्स कमिंग फ्रॉम रशिया टू कमिंग फ्रॉम चाइना, वो अमेरिका फील करता है। तो मेरा ख्याल है एमिकेबली इस पर कुछ ना कुछ काम होगा। होगा ये कि अमेरिकन यूरोपियन को कहेंगे कि भाई आप इस पे ग्रीनलैंड पे अपनी जो सुपरविजन है वो बढ़ाएं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। कुछ हमें वहाँ से अगर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट निकल सकती हैं तो हम अपनी कंपनियाँ भेज देते हैं, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, कुछ आपका कुछ हमारा है। तो इस तरह कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ये मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आगे चल के कोई ना कोई इस तरह की जो नेचुरल सेटलमेंट है वो हो सकती है। बहरहाल बातें आपसे अच्छी रहीं आज के इंटरैक्टिव डिस्कशन में, लाइव कन्वर्सेशन में, और क्वेश्चंस कुछ और भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी बातचीत कर ली। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने भी वक्त दिया। इस तरह आपके साथ हम जुड़े और अगले हफ्ते भी इसी तरह जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर टैग टीवी। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे टीवी को और हमारे यूट्यूब चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, हमारे वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो आजकल आप बातचीत सुन रहे हैं उसको आप बड़ा मीनिंगफुल महसूस कर रहे हैं, और जो हमारे पॉडकास्ट हैं वो अब रेगुलरली वॉच कीजिए। आपको पता चलेगा कि हम बहुत डिफरेंट एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।